Hello and welcome back, dear students. Welcome to this new video on the concept of projectile motion. As you know, in the classes we are discussing this motion in plane concept. हमने already kinematics को complete किया हुआ है, motion in straight line like kinematics 1D. Vectors already हमारा discuss है detailed में, और last कुछ videos में हमने discuss किया था अगर हमें applications of calculus के methods, what are the various approaches, how to understand the graphs. So in this today's video, we are going to discuss about the basics of projectile motion and what are most important for our competitive exams. Basic idea सबको होता है कि projectile motion का concept क्या है, what projectile motion is about. So first thing we are supposed to know this projectile motion जो है ये हमारा two dimensional motion है. First thing we are supposed to know ये कौन सा motion है, two dimensional motion. फिलहाल के लिए जो हम समझ लेते हैं. So two dimensional motion means कि एक टाइम पे जब पार्टिकल मूव करेगा इसके टू कोऑर्डिनेट्स x एज वेल एज y इज टू बी चेंजिंग. इसमें x भी चेंज हो जाएगा, y भी चेंज हो जाएगा टाइम के साथ. लेट्स से मैं इस ऑब्जेक्ट को यहां फेंक दूं तो राइट नाउ ओनली द x कोऑर्डिनेट इज चेंजिंग, सो आई कैन कॉल दिस एज 1D मोशन. 1D मोशन एक्चुअली में स्ट्रेट लाइन मोशन होता है. और जो हम फिलहाल पढ़ रहे प्रोजेक्टाइल मोशन, इसमें एक टाइम पे एक पार्टिकल के दो कोऑर्डिनेट्स लाइक x में भी जा रहा है आगे और y में भी जा रहा है ऊपर. तो इसमें कितने कोऑर्डिनेट्स चेंज हो रहे? टू कोऑर्डिनेट्स. सो फर्स्ट थिंग वी कॉल दिस एज टू डायमेंशनल मोशन. मोर ओवर अगर मैं कंसाइजली इसको डिफाइन कर लूं, एक्चुअल में अगर आप समझें कि जो प्रोजेक्टाइल मोशन है ना, ये स्पेशल केस है. I may say this is actually a special case of motion under gravity. This is actually a special case of motion under gravity. Or moreover, I can also say this projectile motion is the case of, I may say, free fall. Now you will be surprised to know this, why I called this free fall. Firstly, we are supposed to have the basic idea or the conceptual idea of free fall. फ्री फॉल का मतलब ये नहीं कोई ऑब्जेक्ट नीचे गिर रहा है. फ्री फॉल का मतलब whenever an object is moving ऑब्जेक्ट जो मूव कर रहा है, there should be only force of gravity acting on it. Let me call this object and throw it upward. जब ये ऊपर जाएगा, मैंने इसको थ्रो किया, हाथ से छोड़ा, जब इसने मेरे हाथ को लीव किया उसके बाद इस पे लगने वाला फोर्स सिर्फ ग्रेविटी था. सो आई कैन कॉल दिस ऑब्जेक्ट मूविंग अपवर्ड्स आल्सो एज द फ्री फॉल. मैं इस ऑब्जेक्ट को आगे फेंक दूं, जो ही मैं इसको आगे फेंक रहा हूं, द मोमेंट इट लेफ्ट माय हैंड, उसके बाद लगने वाला फोर्स सिर्फ अगर इस पे ग्रेविटी लग रहा है, आई कैन कॉल दिस एज फ्री फॉल. सो प्रोजेक्टाइल मोशन भी आई कैन कॉल दिस इज द स्पेशल केस ऑफ फ्री फॉल. तो फ्री फॉल का मतलब सिर्फ ये नहीं होता है नीचे आना, नीचे से ऊपर जाना. फ्री फॉल का मतलब है कि देयर शुड बी ओनली द फोर्स एक्टिंग ऑन इट, दैट शुड बी द ग्रेविटी. उसके बाद जो प्रोजेक्टाइल मोशन है, मैंने बताया कि ये मोशन अंडर ग्रेविटी का एक केस है. उसके बाद स्पेशल जो इंपॉर्टेंट है, जहां से हमारे फिर कॉन्सेप्ट बिल्डअप होना स्टार्ट हो जाता है, इस पे लगने वाला फोर्स जो एक्टिंग होना चाहिए इस पे शुड बी, फोर्स एक्टिंग शुड बी ओनली ग्रेविटी. ठीक है ना, इस पे लगने वाला फोर्स सिर्फ कौन सा होना चाहिए? ग्रेविटी वाला फोर्स होना चाहिए. नो अदर फोर्स शुड बी एक्टिंग ऑन इट. लेट मी गिव एन एग्जांपल. सपोज मैं एक एरोप्लेन जा रहा है, ऐसे जा रहा है, सो एरोप्लेन इज आल्सो मूविंग इन लेट्स से टू डायमेंशनल मोशन. फिलहाल के लिए क्या ये प्रोजेक्टाइल मोशन है? नो, बिकॉज इट द एरोप्लेन इज नॉट फ्लाइंग ओनली अंडर ग्रेविटी. एरोप्लेन के पीछे अपना लिफ्ट है, अपना ड्रैग है, वो सिर्फ ग्रेविटी के अंदर फ्लो नहीं कर रहा. सो वी कैन नॉट कैटेगराइज एरोप्लेन एज द प्रोजेक्टाइल मोशन. मोर ओवर, सपोज हमारे पास एक रॉकेट लॉन्चर है. रॉकेट लॉन्चर जब मूव करता है, वो उसके अंदर जो फ्यूल प्रेजेंट होता है, उस फ्यूल की वजह से उड़ता है. सो नॉट ओनली ग्रेविटी, some other forces is acting on it. So we can not call that as what we call as the projectile motion जो हम फिलहाल पढ़ रहे हैं. तो प्रोजेक्टाइल मोशन में क्या आएगा? द फोर्स शुड बी एक्टिंग ओनली ऑन ओनली ग्रेविटी. उसके बाद हमने एक चीज देखी है, नाउ स्टार्ट्स द क्रक्स ऑफ द काइनेमैटिक्स ओवर हियर. एक कॉन्सेप्ट समझना कि लेट्स से ये एक ऑब्जेक्ट है
और ये ऑब्जेक्ट इधर जा रहा है क्योंकि इधर की तरफ इसकी वेलोसिटी है। और ये याद रखना, और ये मैं हमेशा क्लास में बोलता हूँ ये बात, कि डायरेक्शन ऑफ मोशन डिसाइड करेगा किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी। तो जिधर की तरफ वेलोसिटी लगेगी डायरेक्शन ऑफ मोशन उधर की तरफ ही होगा। सपोज ये वेलोसिटी है, वेलोसिटी इधर की तरफ, अगर आपने इधर की तरफ ही एक्सेलरेशन लगाया, यू नो दिस, द बॉडी इज गोइंग टू स्पीड अप, और ये चलेगा लेकिन स्ट्रेट, जहां की तरफ ही जाएगा जाएगा स्ट्रेट। और इन द सेम कॉन्टेक्स्ट लेट्स से बॉडी इधर जा रही है और आपने एक्सेलरेशन इधर लगाया, बॉडी जा उधर ही रही है, तो बॉडी इज गोइंग टू स्पीड डाउन एंड इट्स आल्सो गोइंग टू मूव व्हाट वी कॉल एज अ स्ट्रेट। नाउ इंटरेस्टिंग पॉइंट है, जब मैं किसी ऑब्जेक्ट को, लेट्स से मैं इस ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंक दूं, ऐसे फेंक दूं किसी एंगल पे फेंकने के बाद, इट्स नॉट आई एम थ्रोइंग इट लाइक दिस वे, मैं किसी एंगल पे फेंकने के बाद हम ये ऑब्जर्व करते हैं ये ऐसे जाता है, तो व्हाई इट हैपेंस सो, समझना। अगर आपने वेलोसिटी इधर दी और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी या कोई भी एक्सेलरेशन का कंपोनेंट इधर है, लाइक व्हाट आई मीन टू से कि वेलोसिटी, यहाँ पे वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बीच में एंगल कितना है 0 डिग्री, यहाँ पे एंगल कितना है 180 डिग्री, जहां जब तक 0 और 180 डिग्री होगा पाथ हमेशा स्ट्रेट लाइन होगा। द मोमेंट देयर इज एंगल अदर देन 0 एंड 180 व्हाट वी कॉल एज नॉन कोलिनियर एंगल, जब भी वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन के बीच में नॉन कोलिनियर एंगल होगा, नॉन कोलिनियर एंगल होगा, तो याद रखना हमेशा पाथ जो होगा, पाथ ऑब्जेक्ट का वो कर्व्ड होगा, पाथ विल बी कर्व्ड। अब इस कर्व में क्या क्या आ सकता है, ये पैराबोलिक हो सकता है, ये सर्कुलर हो सकता है, डिपेंड्स ऑन द कंडीशन, ये एलिप्टिकल भी हो सकता है, लेकिन हमारे जो हमारे जो सिलेबस में वी ओनली स्टडी पैराबोलिक प्रोजेक्टाइल्स। सो व्हाट इज द रीजन कि जब भी आप किसी ऑब्जेक्ट को फेंकते हो ये ऑब्जेक्ट जो है कर्व्ड पाथ लेता है लाइक दिस वे, व्हाई इज इट सो, जब भी आप किसी ऑब्जेक्ट को फेंकते हो तो ये ऑब्जेक्ट ऐसे क्यों जाता है, रीजन समझना, आपने इस ऑब्जेक्ट को इधर वेलोसिटी दी, और हम जानते हैं जो हम प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ रहे हैं इस पे लगने वाला फोर्स सिर्फ ग्रेविटी होगा, और ग्रेविटी का एक्सेलरेशन जो है नीचे डाउनवर्ड्स ही होगा, राइट। तो यहाँ पे वेलोसिटी तो इधर है, एक्सेलरेशन तो इधर है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमें से, तो ये जो यहाँ पे ये एंगल है, ये एंगल लेट्स से दिस इज हॉरिजॉन्टल, ये एंगल जो है ये एंगल ये नॉन कोलिनियर है, ये नॉन कोलिनियर है, तो दिस बीइंग नॉन कोलिनियर हियर द पाथ इज गोइंग टू बी पैराबोलिक। अब ये पैराबोलिक ही क्यों होता है वो हम इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी से डिराइव कर लेंगे। तो पाथ नॉन कोलिनियर पाथ पैराबोलिक होने का वजह क्या है, दैट इज व्हाट वी कॉल एज द एंगल बीइंग नॉन कोलिनियर, फाइन। और इसमें कुछ assumptions लेते हैं हम, आगे इसके एनालिसिस को डिस्कस कर लेते हैं। assumptions आप पहली assumption क्या करेंगे कंसिडर, कि एयर रेजिस्टेंस को आप इग्नोर करोगे, यू विल इग्नोर एयर रेजिस्टेंस, एयर रेजिस्टेंस इज इग्नोर। दूसरी बात, जो आप रोटेशन इफेक्ट है अर्थ का, रोटेशनल इफेक्ट है अर्थ का, वो नेग्लेक्ट करोगे, नेग्लेक्ट। और मोर ओवर तीसरी बात, जो आपको जी को यहाँ पे मानोगे वो मानोगे थ्रू आउट कॉन्स्टेंट, दैट मीन्स वी आर गोइंग टू डील विद स्मॉल हाइट्स, बिकॉज आप जानते हो जी जब बहुत ऊंची हाइट तक जाते हो आप, नियरली कंपैरेबल टू व्हाट वी कॉल एज द रेडियस ऑफ अर्थ, जी की वैल्यू चेंज हो जाती है, जितना आप डेप्थ में जाते हो अर्थ में, तो डीप इनसाइड द जी आल्सो चेंज, बट हमारे यहाँ पे जो प्रोजेक्टाइल्स होंगे वो छोटे छोटे प्रोजेक्टाइल्स होंगे, तो यहाँ पे जी जो है कांस्टेंट रहना है। फोर्थ पॉइंट इज curvature of earth, we will not consider earth as what we call as curved, curvature of earth is ignored, curvature of earth is ignored। तो ये बेसिक assumptions है जो हमें पता होनी चाहिए इस प्रोजेक्टाइल मोशन में होते क्या है। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है वो है एनालिसिस। इस प्रोजेक्टाइल मोशन को जब हम एनालाइज कर लेते हैं, व्हाट वी अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस, सो वी आर गोइंग टू एनालाइज दिस, एनालिसिस ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन, ठीक है। एनालिसिस कैसे करते हैं ध्यान से समझ लीजिएगा, ठीक है। अब ये लेट्स से
वी आर टेकिंग दिस एज द रेफरेंस लाइन, ग्राउंड है ये, हमने ग्राउंड के साथ प्रोजेक्टाइल को लॉन्च किया और उसके बाद मैंने इसको वेलोसिटी दी और ये ऐसे गया, ठीक है। पाथ पैराबोलिक होता है, हम ये जानते हैं, रीजन क्योंकि एंगल नॉन कोलिनियर है बिटवीन वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। यहाँ पे आपने वेलोसिटी दी, यहाँ की तरफ ग्रेविटी है। अब आप यहाँ पे ऑब्जर्व करना चालू कर देना, जब आपने इस पार्टिकल को वेलोसिटी दी, लेट मी कॉल दिस एज वाई, ये है y और ये है हमारा x। जब भी आपने इस पार्टिकल को वेलोसिटी दी, जो ही वेलोसिटी दी, यू आर ऑब्जर्विंग टू थिंग्स, पार्टिकल आगे भी जा रहा है और पार्टिकल वर्टिकली ऊपर भी जा रहा है, एंड both vertical and horizontal moments are independent of each other. That is what we call as the principle of physical independence of motion. Like horizontal का vertical के साथ कोई relation नहीं है, because there will be no component like that we know in resolution. अब यहाँ पे समझना, जब आपने इसको ऊपर फेंका, क्या ये ऊपर भी जा रहा है और आगे भी जा रहा है। दिस इज व्हाट आई डिकोड इन क्लास, कि जो कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे समझना है कि आगे जब आपने यहाँ पे दिस एंगल इज थीटा, तो जब आप किसी वेक्टर को रिजॉल्व करते हो तो ये क्या है v, और यहाँ की तरफ लेट्स से इट इज एंगल थीटा, और इसको हम लिख सकते हैं v cos थीटा, और यहाँ की तरफ हम लिख सकते हैं v sin थीटा। ये हम जानते हैं, जिसके साथ थीटा उसके साथ कॉस, उसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट के साथ साइन आता है। जब आप इसको ऊपर फेंकोगे तो आगे यू विल ऑब्जर्व कि यहाँ पे वेलोसिटी का एक कंपोनेंट होगा v cos थीटा, इधर की तरफ होगा v sin थीटा, यहाँ अभी भी होगा v cos थीटा, और यहाँ पे होगा अभी v sin थीटा, और जब ये टॉप मोस्ट पॉइंट पे पहुंचेगा यहाँ पे होगा v cos थीटा, यहाँ पे अभी भी होगा v cos थीटा, और यहाँ पे अभी भी होगा v cos थीटा। अभी मैं ग्राउंड तक नहीं गया। Now what are you going to observe? v sin थीटा जो कंपोनेंट है वेलोसिटी का, इसका काम है ये ऊपर ले जाता है, इट इज मेकिंग द ऑब्जेक्ट मूव अपवर्ड्स। बट आप क्या देख रहे हो, जब ये ऊपर जा रहा है, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बीच में एंगल ऑब्ट्यूस है, ये देख लीजिए ऑब्ट्यूस एंगल है, तो बॉडी इज गोइंग टू स्पीड डाउन। तो जो g है वो किसको अपोज करेगा, देखिए ये v sin थीटा ऊपर लग रहा है, ये g नीचे लग रहा है, राइट। ये v नहीं है ऊपर, इट इज v sin थीटा, दैट इज व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड, इट इज v sin थीटा अपवर्ड्स एंड g डाउनवर्ड्स। तो v sin थीटा को g अपोज करेगा, तो जब ये g अपोज करेगा, इट इज गोइंग टू रिड्यूस इट, व्हाट वी कॉल एज द रिटार्डेशन। रिटार्डेशन का मतलब नेगेटिव एक्सेलरेशन थोड़ी ना होता है, रिटार्डेशन का मतलब है जब कोई भी बॉडी स्पीड डाउन हो जाएगी। अब इंपॉर्टेंट नोटेबल पॉइंट क्या है, विल दिस g इम्पैक्ट दिस? नो, यहाँ पे सिर्फ ग्रेविटी वाला एक्सेलरेशन है नीचे की तरफ, g का कोई भी इंपैक्ट v cos थीटा पे नहीं होगा, क्योंकि v cos थीटा को अपोज करने के लिए, यानी cos थीटा वाले कंपोनेंट को अपोज करने के लिए एक्सेलरेशन का कोई भी कंपोनेंट नहीं है। एयर रेजिस्टेंस को हमने इग्नोर किया हुआ है, वी कंसिडर दैट देयर इज नो एयर रेजिस्टेंस, दैट मींस कि जब v cos थीटा जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है, इसको एक्सेलरेशन का कोई कंपोनेंट ना तो इन सेम डायरेक्शन में लग रहा है ना अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, that means in the entire projectile motion v cos theta तो चेंज नहीं होगा, क्योंकि v cos theta चेंज तब होता जब उसके सेम डायरेक्शन या अपोजिट डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होता। एक्सेलरेशन तो एक्स डायरेक्शन में है नहीं, एक्सेलरेशन सिर्फ किधर है, वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन है दैट इज g इज एक्चुअली एक्सेलरेशन, सो दिस g इज गोइंग टू चेंज व्हाट वी कॉल एज अ v sin थीटा। तो g v sin थीटा को अपोज करता 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 जाएगा, g तो कांस्टेंट है, g तो कम नहीं होगा। तो जब ये यहाँ पे पहुंचा, v sin थीटा का काम है ऊपर ले जाना, ये इसके बाद ऊपर नहीं गया, दिस मींस एट टॉप यहाँ पे, आई मे राइट एट टॉप यहाँ पे जो v sin थीटा है या u sin थीटा लिख दो आप, ये जीरो हो चुका है। टॉप पे क्या हो चुका है, v sin थीटा जीरो हो चुका है, वरना अगर v sin थीटा अभी भी होता, ये ऊपर जाता। Now why is not u cos theta zero? Because u cos theta कम तब होता है जब एक्सेलरेशन होती हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, वो तो है ही नहीं कोई। अब नोटेबल पॉइंट ये है कि u टॉप इज द पॉइंट, ये इसकी खासियत है, टॉप पे v cos theta इज प्रेजेंट, टॉप पे v cos theta इज प्रेजेंट, बट v sin theta इज जीरो।
इसका मतलब टॉप पे क्या नेट वेलोसिटी जीरो है? नो, टॉप पे अभी भी वेलोसिटी प्रेजेंट है, दैट इज द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। अच्छा, उसके बाद ये तो v cos थीटा है, उसके बाद जब ये यहाँ पे पहुंचेगा v cos थीटा अभी भी है, अब ये नीचे जा रहा हो स्पीड डाउन होगा, सॉरी स्पीड अप होगा, g तो v cos थीटा के साथ कुछ नहीं करेगा और कोई एक्सेलरेशन है नहीं, बट ये स्पीड डाउन हो रहा है, इसका मतलब इट इज मूविंग डाउन। नाउ वी हैव v cos थीटा का जो कंपोनेंट होगा विच विल बी डाउनवर्ड्स, यहाँ पे भी v sin थीटा जो होगा वो डाउनवर्ड्स होगा, आप इसके साथ माइनस जे कैप लगा सकते हो। तो जब ये इसके साथ स्ट्राइक करेगा, नाउ कॉन्सेप्ट जब व्हेन इट विल बी बैक टू ग्राउंड, व्हाट वी अंडरस्टैंड बाय दिस एज ओब्लीक प्रोजेक्टाइल, ओब्लीक प्रोजेक्टाइल, ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल। अब एंटायर प्रोजेक्टाइल मोशन में ग्रेविटी के अलावा कोई फोर्स नहीं था, so there will be no loss. As there will be no loss in the entire projectile motion, what is going to happen? There will be no loss. No loss की वजह से क्या, जिस स्पीड से आपने पहले फेंका था उसी स्पीड से वापस आएगा, बट वेलोसिटी तो सेम नहीं होगी क्योंकि वेलोसिटी कौन सी है? वेक्टर क्वांटिटी। और ये याद रखना, ये ऐसे जाता और जितना एंगल ऑफ प्रोजेक्शन यहाँ पे था उतना ही एंगल ऑफ प्रोजेक्शन वहां पे होगा। तो यहाँ पे अभी भी क्या होगा हमारा v cos थीटा। अब v sin थीटा जो है ना वो अपनी डायरेक्शन को बदलेगा, लेट मी कॉल दिस एज माइनस v sin थीटा। माइनस हियर ओनली सिग्निफाइज व्हाट वी कॉल एज द डायरेक्शन। अब उसके बाद सबसे नोटेबल पॉइंट जहां पे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं वो है कॉन्सेप्ट ऑफ एंगल ऑफ इंक्लिनेशन एज वेल एज द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। देखिए ये v cos थीटा, ये v sin थीटा, इन दोनों का एक रिजल्टेंट नेट वेलोसिटी निकलेगा, और हम जानते हैं जब हम दो वेक्टर्स को ऐड करते हैं उन वेक्टर्स का जो रिजल्टेंट होता है वो हमेशा उनके कॉमन इंटरसेक्शन से निकल जाता है, दैट इज व्हाट वी कॉल एज v नेट। अब ये v नेट ने कितना एंगल बनाया इस हॉरिजॉन्टल के साथ, यहाँ पे अलग है v नेट, और v नेट आप जानते हो, ये याद रखना साइन थीटा की वैल्यू कम 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 होती, सॉरी v साइन थीटा की वैल्यू कम 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 होती जा रही है, तो v नेट विल बी शिफ्टिंग टुवर्ड्स v cos थीटा, मतलब हॉरिजॉन्टल की तरफ। तो टॉप पे अगर मैं बात करूं, यही अल्फा जो है वो हमारा जीरो हो जाएगा, पहले तो अल्फा थीटा के बराबर, फिर जब टॉप से नीचे जाएगा तो अल्फा की वैल्यू दोबारा बढ़ती जाएगी। देखिए ये हमारा v आएगा, ये अल्फा, ये हमारा v sin थीटा, v इधर जाएगा, अल्फा बढ़ रहा है, तो यहाँ पे और देखो अल्फा बढ़ता जा रहा है। सो व्हाट इज दिस अल्फा? यहाँ पे दो वर्ड्स हैं, एक है अल्फा, एक है थीटा। अल्फा इज व्हाट वी कॉल एज एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, अल्फा इज एंगल ऑफ इंक्लिनेशन एंड थीटा इज what we call as angle of projection. अब how to differentiate? एंगल ऑफ प्रोजेक्शन वो एंगल होता है जिसमें हमने ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्टाइल किया। अब एंगल ऑफ इंक्लिनेशन की दो डेफिनेशन समझ लीजिए। एंगल ऑफ इंक्लिनेशन तो पहले ये समझ लीजिए, इट इज द एंगल मेड बाय नेट वेलोसिटी, नेट ऑफ व्हाट, v cos थीटा और v sin थीटा के रिजल्टेंट ने जितना हॉरिजॉन्टल के साथ बना है वो भी एंगल ऑफ इंक्लिनेशन होता है। मोरओवर वी आल्सो डिफाइन दिस एंगल ऑफ इंक्लिनेशन एज इट इज द एंगल सबटेंडेड बाय द वेलोसिटी वेक्टर एट एनी पॉइंट। यहाँ पे देख लीजिए अलग एंगल आएगा, इट डिपेंड्स अपॉन द ऑब्जर्वर। आई होप ये समझ आया होगा आपको कि v cos थीटा, v sin थीटा, when the projectile moves, how it changes, why v cos theta change, like what v sin, how what happens to v sin theta, टॉप मोस्ट पॉइंट पे क्या हो जाता है, v sin theta जीरो। तो मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अगर यहाँ पे लिख दूं, लेट मी सम अप द पॉइंट्स इंपॉर्टेंट। पहला पॉइंट है एंटायर प्रोजेक्टाइल मोशन में हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट of velocity, horizontal component of velocity is unchanged, horizontal component of velocity is unchanged। और अगर मैं आपकी बात करूं ये एंटायर प्रोजेक्टाइल मोशन में there is no point where v net is zero। कोई भी ऐसा पॉइंट है जहां, कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं है जहां पे नेट वेलोसिटी क्या हो, जीरो हो। और मैं ये बोल सकता हूं एट टॉप
v cos theta is not zero, like it is present, zero तो नहीं है, but at top v sin theta is zero, right? उसके बाद एक और पॉइंट, from bottom to top अल्फा जो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है डिक्रीजेस एंड टॉप से बॉटम जब गिरेगा, टॉप पे तो जीरो हो जाता है, टॉप टू बॉटम इट इंक्रीजेस, दोबारा इंक्रीज हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट जो अल्फा के बारे में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना रेंज ऑफ अल्फा, जो अल्फा की वैल्यू है, रेंज ऑफ अल्फा, याद रखना अल्फा या तो थीटा से कम होगा या तो इसके बराबर होगा, ये याद रखना। अल्फा जो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है इट कैन बी ग्रेटर देन थीटा, ये कभी भी थीटा से ज्यादा नहीं होगा, थीटा हर जगह सेम ही रहेगा, ठीक है ना। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो हमें पता होनी चाहिए कि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो इसमें कांस्टेंट रहना है, और मोर ओवर हम ये जानते हैं कि जी जो है वो कांस्टेंट है, जी जो है वो कांस्टेंट है। अब उसके बाद एक लाइक कॉन्सेप्ट के लिए आप याद रख सकते हो u साइन थीटा या v साइन थीटा, हमने यहाँ पे v से डिनोट किया हुआ है, v लिख सकते हो, v साइन थीटा ऑब्जेक्ट को लाइक आई में से फ्लाइट देता है या ऊपर भेजता है, फ्लाइट देता है, हाइट देता है, और v cos थीटा प्रोजेक्टाइल मोशन को आगे भेजता है जिसको हम रेंज बोलेंगे, फ्लाइट भी बोल सकते हैं उसको हाइट भी बोल सकते हैं। सो v sin theta is responsible to lift the projectile and v cos theta is responsible to make projectile move forward. I hope ये समझ आया होगा। So this is just the basic idea what we call as the projectile motion and चाहे फिर हम एंगुलर मोमेंटम की बात करें, किनेटिक एनर्जी की बात करें, मैक्सिमम हाइट की बात करें, टाइम ऑफ फ्लाइट की बात करें, और रेंज की बात करें, रेंज एट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स की बात करें, रेडियस ऑफ कर्वेचर की बात करें, लीनियर मोमेंटम की बात करें, लीनियर मोमेंटम की या लीनियर एंगुलर मोमेंटम की बात करें, सो ऑल दीज पॉइंट्स आर व्हाट आर वेरी इंपॉर्टेंट। जो हमने ये चीज समझा दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद है प्रिंसिपल ऑफ फिजिकल इंडिपेंडेंस ऑफ मोशन। आपने ये देखा होगा, लेट्स से किसी ऑब्जेक्ट को ऐसे फेंक दे ग्रेविटी के अंदर और किसी ऑब्जेक्ट को नीचे फेंक दे, ये ऐसे जाएगा इसका प्रोजेक्टाइल मोशन, इस वाले का जो टॉप पे है ये ऐसे गिरेगा, किसके रेस्पेक्ट में हम जानते हैं, ग्राउंड वाले ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट, और दोनों सेम टाइम पे गिरेंगे बिकॉज देयर हॉरिजॉन्टल मूवमेंट्स एंड वर्टिकल मूवमेंट्स आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, ठीक है ना। आई होप ये बहुत बेसिक सा पॉइंट है, बच्चों को पता होता है ये। उसके बाद है सबसे इंपॉर्टेंट नोट जो है प्रोजेक्टाइल मोशन में, जो हम मोशन के पैरामीटर्स को समझते हैं, पैरामीटर्स। तो पहला पैरामीटर नंबर 1 की बात अगर मैं करूं, सो या तो मैं वेलोसिटी या टाइम टी, चलो पोजीशन या टाइम टी निकालते हैं कि अगर मुझे प्रोजेक्टाइल मोशन में पोजीशन निकालना हो, पोजीशन एट टाइम टी, या मैं कह सकता हूं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, या मैं कह सकता हूं पोजीशन वेक्टर। टाइम टी पे मुझे पोजीशन निकालनी है कि प्रोजेक्टाइल है कहां पे। मैंने प्रोजेक्टाइल को फेंका, ऐसे गया, ऐसा क्यों गया, वी नो दिस। ये वाला पॉइंट जो होता है, ये कोई भी जनरल हाइट है y, और ये वाला जो होता है आप जानते हो इसको हम h max बोलते हैं, वी कॉल दिस एज h max यानी मैक्सिमम हाइट। यहां से लेके यहां तक इसको हम रेंज बोलते हैं, वी कॉल दिस एज रेंज, और आई मे राइट r। अगर मैं आपको इस प्रोजेक्टाइल मोशन के कोऑर्डिनेट्स पूछूं, यहाँ पे कोऑर्डिनेट कितना होगा 0,0, आप हमेशा पहले x लिखते हो बाद में y, यहाँ पे कितना होगा, यहाँ पे कितना होगा, यहाँ पे x कितना होगा r, वर्टिकल हाइट तो है नहीं यहाँ पे r,0। अगर मैं यहाँ की बात करूँ तो मैं बोल सकता हूँ मैक्सिमम हाइट इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, तो यहाँ पे कितना होगा r/2,0। अब मैं यहाँ की बात करूँ, इस पॉइंट पे x की दूरी कितनी है, ये r/2 और h max, ये इनके कोऑर्डिनेट्स हो गए जो हमें पता होने चाहिए। नाउ यहाँ पे अगर आप देखेंगे दो लाइक अलग अलग लेटर्स हैं, एक तो रेंज है
और ये y है और ये वाली डिस्टेंस है, लेट मी कॉल दिस एज x। दो वर्ड्स है, एक है y एक है x। सो व्हाट इज द डिफरेंस, व्हाट इज द डिफरेंस इन x and y, and what is the difference what we call as y and h? जो y है, y is height at time t, x is, I may say, horizontal distance from point of projection at time t। अगर मेरे पास x और y पता लग गया तो मैं इस प्रोजेक्टाइल की टाइम t पे पोजीशन निकाल सकता हूं। और हम ये जानते हैं जब भी हमें किसी भी इक्वेशन में या किसी भी ऑब्जेक्ट की टाइम t पे पोजीशन को निकालना है, वी यूज सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, हम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन इस्तेमाल करते हैं। अब हम इस प्रोजेक्टाइल मोशन में इक्वेशंस ऑफ मोशन को अप्लाई कैसे करेंगे वो सीखेंगे पहले। देखो, अगर मैं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की बात करूं, लेट मी कॉल दिस हॉरिजॉन्टल एंड लेट मी कॉल दिस वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल, लेट मी कॉल दिस वर्टिकल। अच्छा, हॉरिजॉन्टल में अगर हम फर्स्ट इक्वेशन का इस्तेमाल करें, v is equal to u plus at, this means when you have to find velocity at time t, तो v फाइनल वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कितनी, इनिशियली कितनी थी u cos थीटा, बाद में भी कितनी थी u cos थीटा। रीजन क्या था, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन नहीं है, तो मैं ये लिख सकता हूँ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन तो जीरो है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन जीरो है। सो एक्सेलरेशन जीरो होने की वजह से इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी सेम होगी। तो आप जानते हो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में अगर आप अभी देखें, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कौन सी वेलोसिटी, v cos थीटा, उसी को यहाँ पे मैंने u cos थीटा से लिख दिया। इट्स अप टू यू, आई कैप वेलोसिटी वेक्टर लिख दो तो आई कैप, राइट। चलिए सेकंड इक्वेशन लगाइए हॉरिजॉन्टल में, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ए तो जीरो है तो ये पूरी टर्म जीरो हो जाएगी। s के बदले में इस हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस की बात करूं, लेट मी कॉल दिस एज x। x किसके बराबर होगा, u के बदले क्या आ जाएगा हॉरिजॉन्टल में, u cos थीटा t प्लस जीरो, खत्म। इसी तरीके से अगर मैं वर्टिकल में लिख दूं v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। अब वर्टिकल डायरेक्शन में कौन सी वेलोसिटी होती है, वो है u sin थीटा, राइट। तो वर्टिकल डायरेक्शन में लेकिन हम जानते हैं एक्सेलरेशन जो होगा एज पर साइन कन्वेंशन, लेट मी कॉल दैट एज माइनस जी, डाउनवर्ड डायरेक्शन को माइनस जी मान लेते हैं। तो v किसके बराबर होगा, u के बदले क्या लिखूंगा मैं, u sin थीटा प्लस a के बदले माइनस जी इंटू टी, आगे j कैप लगा दीजिए denoting the direction. So this is the velocity at time t in vertical direction. But if you have to find velocity at time t in horizontal direction, you are going to write this equation. अच्छा, अगर मुझे पोजीशन निकालनी हो तो पोजीशन के लिए मैं y लिख दूं। So y will be equal to u sin थीटा, क्योंकि सेकंड इक्वेशन इस्तेमाल कीजिए, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। सो यू साइन थीटा इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, साथ में लगा दीजिए जे क्या। सो दिस इज मच मोर इम्पॉर्टेंट फॉर एंटायर प्रोजेक्टाइल मोशन। आई मे से दिस टेबल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब ध्यान से समझना, मुझे क्या चाहिए, पोजीशन एट टाइम टी। पोजीशन एट टाइम टी का मतलब एक्स निकालना है एट टाइम टी पे निकाल लीजिए पोजीशन। तो पोजीशन किसके बराबर होगा, एक्स। एक्स किसके बराबर आ जाएगा, एक्स तो हमने अभी देखा, एक्स इज इक्वल टू पोजीशन एट टाइम टी, फर्स्ट इक्वेशन u cos थीटा, राइट, u cos थीटा, ये तो हर जगह u cos थीटा ही आएगा। अब हमें x निकालना ना कि वेलोसिटी, तो मैं लिखूंगा u cos थीटा इंटू टी और आगे लिख दो आई क्या। और अगर इसी तरीके से मुझे y वेक्टर निकालना है तो वो किसके बराबर होगा, यानी दिस हाइट, दिस इज नॉट द मैक्सिमम हाइट, सो दैट्स अ डिफरेंस एट एनी टाइम t। लेट्स से यहां तक जाने में इसको t टाइम लगा होगा। So what we call this as u sin theta into t minus half gt square, यहाँ पे भी j कैप लिख दीजिए, यहाँ पे भी j कैप लिख दीजिए, राइट, ये ब्रैकेट लगा दीजिए। So this is
x and y. Now if I have to write the position vector, position vector का मतलब क्या होता है, x I cap प्लस y j cap. x की वैल्यू कितनी है, वो है हमारे पास u cos थीटा इंटू टी, दैट इज u cos थीटा इंटू टी आई कैप प्लस u sin थीटा माइनस जी टी, u sin थीटा माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, यहाँ पे भी t आएगा इंटू जे कैप लिख दीजिए, राइट. तो जस्ट मैंने ये इक्वेशन यहाँ पे लिख दी, हाफ जी टी स्क्वायर, राइट. सो दिस इज आवर पोजीशन वेक्टर इन टर्म्स. अगर इसका मैग्नीट्यूड निकालना हो तो हम जानते हैं मैग्नीट्यूड तो ऐसे निकालो, अंडर रूट ऑफ u cos थीटा स्क्वायर, सॉरी t भी आ जाएगा, t स्क्वायर होल ब्रैकेट प्लस u sin थीटा into t minus half gt square whole square, right. So we can directly find the position vector का magnitude क्योंकि आपके average velocity, average displacement के काम आ जाता है. So this is what we call as the position vector at time t in case of projectile. Now अगर हमें second parameter निकालना है, that is what we call as the velocity at time t. वेलोसिटी एट टाइम t के लिए मेरे पास vx होना चाहिए. सो उसके लिए मैं फर्स्ट इक्वेशन लिख देता हूँ v cos थीटा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, और वर्टिकल डायरेक्शन में अगर लिख दूँ वेलोसिटी दैट इज u sin थीटा, फर्स्ट इक्वेशन लगा दीजिए इनटू t माइनस gt, राइट, माइनस gt, आगे लिख दीजिए j का, खत्म हो गया. तो हमें वेलोसिटी भी पता लग गई है टाइम t. और अगर मुझे नेट वेलोसिटी चाहिए तो नेट वेलोसिटी किसके बराबर होगा, u को, इन दोनों को ऐड कीजिए, u cos थीटा प्लस आई कैप लगा दीजिए प्लस u sin थीटा माइनस जी टी जे कैप, ये लग गया हमारा वी नेट. और अगर इसका मैग्नीट्यूड निकालना है हम इजीली मॉड ले सकते हैं. तो इस बेसिक कॉन्सेप्ट से क्या सीखने को मिला कि वी कैन फाइंड द पोजीशन वेक्टर एंड वेलोसिटी, व्हाट आर वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस एंटायर प्रोजेक्टाइल. ये दोनों चीजें आपको पता होनी चाहिए. नाउ इंपॉर्टेंट क्या है, जो मैंने बात करी थी वो है एंगल ऑफ इंक्लिनेशन की. देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट, और ये आपके आई गेस एम्स में आया हुआ है या नीट में आया हुआ है, आई डोंट एग्जैक्टली रिमेम्बर. अब एंगल ऑफ प्रोजेक्शन हमेशा विद रिस्पेक्ट टू सम पॉइंट देखा जाता है. लेट्स से ये प्रोजेक्टाइल ऐसे गया और मैंने पूछा, लेट्स से दिस इज द पॉइंट, दिस इज द कोई भी पॉइंट ले लो, पॉइंट पी, ठीक. अच्छा, मैंने यहाँ पे एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पूछा एट दिस पॉइंट पी. मैं लिख देता हूँ फाइंड एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, सॉरी, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, फाइंड एंगल ऑफ इंक्लिनेशन with respect to origin या with respect to point of projection. तो ध्यान से समझना, अगर मैं पूछता फाइंड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन एट पॉइंट पी विद रेस्पेक्ट टू क्राउन तो जीरो आ जाता. लेकिन मैं किसके रेस्पेक्ट में पूछ रहा हूँ, ओरिजिन के. तो ओरिजिन के रेस्पेक्ट में सीधे लाइन ड्रॉ कीजिए. ये कितना होगा, ये होगा हमारा h मैक्स लिख दीजिए, और ये कितना होगा, ये होगा हमारा r/2. लेट मी कॉल दिस एज एंगल बीटा. तो यहाँ पे डायरेक्टली हम क्या लिख सकते हैं, tan बीटा इज इक्वल टू h मैक्स डिवाइडेड बाय r डिवाइडेड बाय 2. लेट्स से यही क्वेश्चन होता कि यहाँ पे निकाल लीजिए, यहाँ पे, और यहाँ पे हम कैसे निकाल लेते हैं, उसके लिए आपके पास ये y होना चाहिए और विद रिस्पेक्ट टू दिस, और यहाँ पे आपके पास ये x होना चाहिए. तब आप उस केस में निकाल सकते थे tan, कोई भी एंगल देख लीजिए, लेट अस कॉल दिस एज गामा. तो tan गामा निकलता है y बाय x. क्राउन पे हमें इजीली अवेलेबल होती है डेटा, तो हमारे पास ये चीज़ें डायरेक्टली आ जाती है. सो ये कुछ बेसिक आइडिया था हमारे पास जो प्रोजेक्टाइल मोशन की एनालिसिस है. आई होप ये बेसिक आइडिया आपको समझ आ गया होगा. अब उसके बाद
जो हमारे पास प्रोजेक्टाइल मोशन का सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर, दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन टुडेज वीडियो, दैट इज व्हाट वी कॉल एज द टाइम ऑफ फ्लाइट. टाइम ऑफ फ्लाइट. ये पोजीशन टाइम और पोजीशन एट टाइम टी एंड वेलोसिटी एट टाइम टी इज वेरी इंपॉर्टेंट. इससे हम एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड को इजीली कैलकुलेट कर पाते हैं. टाइम ऑफ फ्लाइट को हम कैपिटल टी से डिनोट करेंगे. वी नो व्हाट इट इज. सो दिस इज लाइक दिस, और लेट्स से लाइक दिस वे. और आपने किसी प्रोजेक्टाइल को ऐसे फेंका. सो टाइम ऑफ फ्लाइट इज द टाइम taken by this projectile from ground to ground. Let's say this is O point, this is let's say Z point. O से लेके Z तक कितने टाइम में ये प्रोजेक्टाइल हवा में रहा और कितना टाइम वहां से वहां जाने में लगा, दैट इज व्हाट वी कॉल एज द टाइम ऑफ फ्लाइट. अब टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए वी यूज बेसिक काइनेमेटिक इक्वेशंस. क्योंकि अच्छा, यहाँ पे काइनेमेटिक इक्वेशन लग सकती है या नहीं लग सकती, इट्स वेरी सिंपल. काइनेमेटिक इक्वेशंस ऑफ मोशन यहाँ पे इजीली एप्लीकेबल होंगे. रीजन, काइनेमेटिक इक्वेशन क्या हर जगह लगती है? नो, वी नो दिस. काइनेमेटिक इक्वेशन वहां वहां पे लगती है जहां पे एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा. यहाँ पे भी एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट ही है ना, ग्रेविटी वाला, तो इसलिए काइनेमेटिक इक्वेशन इजीली लग जाएंगे. लेट्स से दिस इज द क्राउन, टॉप पॉइंट. मुझे बताइए एट टॉप, अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन इस्तेमाल करूं, v इज इक्वल टू यू माइनस जी टी, फिलहाल के लिए g को नीचे डायरेक्शन, तो टॉप मोस्ट पॉइंट पे जो वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट है, मैं यहाँ पे वर्टिकल कंपोनेंट ही क्यों ले रहा हूँ, दैट इज टू बी ऑल्सो अंडरस्टूड. वर्टिकल कंपोनेंट ही रिस्पॉन्सिबल है टू गिव दिस प्रोजेक्टाइल टाइम ऑफ फ्लाइट. हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का काम है आगे ले जाना, वर्टिकल कंपोनेंट का काम है ऊपर ले जाना. तो ऊपर ले जाना इज व्हाट वी कॉल एज कि वो u sin थीटा जो इसको टाइम ऑफ फ्लाइट देगा. तो u sin थीटा ही, यानी आई एम कंसर्न ओनली विद द वर्टिकल कंपोनेंट. तो टॉप पे u sin थीटा कितना होगा? 0. इनिशियली कितना था? वो था u sin थीटा माइनस जी टी. अच्छा, यहाँ पे मैंने कैपिटल टी क्यों नहीं लिया? कैपिटल टी जो होता है ना, वो यहाँ से लेके यहाँ तक है. मैंने सिर्फ यहाँ तक लिया. लेट मी कॉल दैट एज टी बाई टू एज वेल. मैंने सिंपल टी लिया, इसको इधर भेज दी, तो जी टी इज इक्वल टू यू साइन थीटा, राइट. सो आई एम गोइंग टू फाइंड टी एज इक्वल टू u sin थीटा डिवाइडेड बाय g. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सो ये कौन सा टाइम है? ये यहाँ से लेके यहाँ तक. आई मे कॉल दिस एज टाइम ऑफ एसेंट. और इतना ही, जितना टाइम ऑफ एसेंट है उतना ही टाइम ऑफ डिसेंट होगा. नीचे आने के लिए भी वही टाइम होगा, u sin थीटा डिवाइडेड बाय g. दिस इज टी ए एंड दिस इज टी डी. और टोटल टाइम कितना होगा? टोटल टाइम that will be equal to TA plus TD, right. So that will be equal to TA कितना है? u sin theta divided by g plus u sin theta divided by g कॉमन लेके, एलसीएम लेके, you are going to get 2u sin theta divided by g. Now important क्या है? Let me use this value in the next slide. That time of flight की फॉर्मूला जो निकल के आ जाएगी वो आई 2u sin theta divided by g. अब इसमें बहुत सारी चीजें छुपी हुई है. The very first thing that we are supposed to know is time of flight डिपेंड करेगा initial velocity of projection पे, और ये डिपेंड करेगा थीटा पे. So I may say time of flight is directly proportional to u sin theta. Now what is u sin theta? U sin theta is the vertical component of velocity. So I can say time of flight की फॉर्मूला आ जाएगी 2 u y, यानी वर्टिकल कंपोनेंट डिवाइडेड बाय g. ये कहाँ पे आएगा? लेट्स से मैंने आपको दिया वेलोसिटी इज इक्वल टू 2i कैप प्लस 3j कैप, और मैंने बोला बताओ टाइम ऑफ फ्लाइट. टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए यू आर ओनली कंसर्न विद द वर्टिकल कंपोनेंट, और वो कितना है? 3j डिवाइडेड बाय 10. खत्म हो गया. सो यहाँ पे टाइम ऑफ फ्लाइट को डिसाइड कौन करेगा? वो है वर्टिकल कंपोनेंट, दैट इज u sin थीटा, राइट. तो टाइम ऑफ फ्लाइट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू u sin थीटा, और आई मे से इट इज डिपेंडेंट ऑन व्हाट वी कॉल एज द u sin थीटा. सो ये जो टाइम ऑफ फ्लाइट है, इसमें हम डायरेक्टली वर्टिकल कंपोनेंट ले लेते हैं. रेंज होता तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ले लेते हैं. यहां से हम कॉन्सेप्ट ले लेते हैं व्हाट वी कॉल एज द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स.
यहाँ पे हम बात करेंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स की। आप जानते हो थीटा का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होगा 90 माइनस थीटा, लाइक वो दो एंगल्स जिनका सम 90 होता है। अल्फा का कितना होगा 90 माइनस अल्फा। तो लेट से मैंने किसी प्रोजेक्टाइल को u वेलोसिटी से फेंका और थीटा एंगल पे फेंका, तो उसका टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होगा u साइन थीटा डिवाइडेड बाई g। किसी प्रोजेक्टाइल को इसी थीटा के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पे फेंका, फॉर आई मे राइट फॉर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, तो टाइम ऑफ फ्लाइट किसके बराबर निकलेगा u साइन थीटा और u साइन 90 माइनस थीटा डिवाइडेड बाई जी, 2 आएगा साथ में, राइट। तो आप जानते हो साइन 90 माइनस थीटा किसके बराबर होता है कॉस थीटा, तो T2 किसके बराबर होता है 2u cos थीटा डिवाइडेड बाई जी, राइट। तो आप देखो अगर मैं आपसे T1 बाई T2 का रेशियो पूछूं तो आप ध्यान से समझना, G तो G कैंसिल, U 2 से 2 कैंसिल, U से U कैंसिल, तो आंसर जो आएगा हमारा वो tan थीटा के बराबर आ जाएगा। So in this video we will stop over here. In the next video I'll be coming up with this concept in detail, टाइम ऑफ फ्लाइट पे बनने वाले न्यूमेरिकल्स और टाइम ऑफ फ्लाइट, मैक्सिमम हाइट, रेंज, एंगुलर मोमेंटम, वेलोसिटी एट सर्टेन हाइट, और अगर हमसे और भी बहुत सारी चीज़ें पूछी जाएंगे। इंशाल्लाह आई विल बी कमिंग इन द नेक्स्ट वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।